और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं, खबरों का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन उत्पीड़न का कांड जो है, उसका जो आरोपी है मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। बदलापुर के एक स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का जो आरोपी है वो ढेर हो गया है। तो फिलहाल देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बदलापुर के एक स्कूल में मासूम बच्चियों के साथ में शोषण करने का मामला जो सामने आया था, इसी के तहत में एक आरोपी अक्षय शिंदे को पुलिस ने एनकाउंटर में अब मार गिराया है। सामने ये बात आई कि अक्षय शिंदे ने पुलिस के रिवॉल्वर छीन करके 3 राउंड फायरिंग की थी और इसी के बाद क्रॉस फायरिंग में गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब इस मामले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र के एलओपी और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि पुलिस ने बदलापुर की घटना को गंभीरता से नहीं लिया और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए। तो फिलहाल देखिए, अब जिस तरीके की खबर लगातार सामने आ रही है, इस मामले को लेकर के ये भी कहा जा रहा है और विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके से कैसे आप किसी को एनकाउंटर में ढेर कर सकते हैं, क्योंकि आरोप पूरी तरीके से सिद्ध होना अभी बाकी था, मामला अभी भी सुना जाना था, कोर्ट में था। तो ऐसे में कई बड़े सवाल भी इसको लेकर के दागे जा रहे हैं और अब ये खबर आप अलग अलग अखबारों में भी इस पर डिटेल में जान पाएंगे। और देखिए, दैनिक जागरण अखबार हमारे हाथ में है, उसकी भी आपको हेडलाइन हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन उत्पीड़न कांड के आरोपी को पुलिस ने मार गिराया। इसके बाद किस तरह से हो हल्ला हुआ है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल मुठभेड़ हुई है, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है साफ तौर पर कहा गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर स्थित में एक स्कूल में बच्चियों के साथ जिस तरह से यौन उत्पीड़न का आरोप हुआ और उसके बाद आपने देखा कि रेलवे ट्रैक जो है पेरेंट्स ने जाम कर लिया और बहुत ज़्यादा हंगामा यहाँ पर देखने को मिला। भारी पुलिस बल जो है वो बुलाना पड़ा था इस हंगामे को शांत करने के लिए, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल बताया जा रहा था, जिसके बाद पेरेंट्स में गुस्सा था कि अगर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी हम आश्वासित नहीं हो सकते हैं कि हमारे बच्चे महफूज हाथों में है, सुरक्षित जगह पर है, तो जाहिर तौर पर हम किस चीज़ पर भरोसा करेंगे। ये तमाम सवाल थे जिन्हें लेकर जो है हो हल्ला हो रहा था। और अब देखिए, यहाँ पर आरोपी जो है उसे ठाणे ले जाया जा रहा था जिस वक्त पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में पुलिस को गोली चलानी पड़ी है, जिसमें ये आरोपी मर गया। लेकिन इस बीच देखिए, विपक्ष चूंकि लगातार सवाल उठा रहा है कि अभी तो पूरी कार्रवाई की जानी थी, उसे एनकाउंटर में क्यों मार गिराया गया। जिसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि देखिए, मुठभेड़ हुई थी, डिफेंस में पुलिस ने गोली चलाई है। लेकिन इस बीच देखिए, आपको समझने की जरूरत ये हो जाती है कि जो पैटर्न लगातार चल रहा है एनकाउंटर पर सवाल उठाने का, चाहे हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर ले जहाँ पर मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, या फिर हम महाराष्ट्र का जिक्र कर ले, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो है वो लगातार सामने आ रही है। लेकिन जाहिर तौर पर पुलिस के पास एक विकल्प होता है कि अगर आरोपी आप पर हमला कर रहा है तो खुद के बचाव में आप वो कदम उठा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, हालांकि जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष से मुद्दा भी बना रहा है और साथ ही साथ कई सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरीके से एनकाउंटर की जो खबरें आती है, क्या हम इसमें ये मान करके चले कि अभी भी इस मामले को लेकर के ठीक से जांच नहीं की गई है और बहुत जल्द ये एक्शन लेने के तहत में उसे जानबूझकर मारा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये मामला इसमें मुख्यमंत्री को भी जब लाया गया और उनसे भी सवाल पूछेगा कि आखिर किस तरीके की कानून व्यवस्था आपके राज्य में चल रही है, तो उनकी ओर से भी यही बात कही गई कि देखिए, पुलिस ने भी जो कदम उठाया है, जो उन्हें उस वक्त उचित लगा वही कदम उनकी ओर से उठाया गया, क्योंकि ये मामला जब सामने आया तो हमें ये जानकारी मिली है कि एनकाउंटर उस दौरान हुआ जब उन्हें मजबूरन क्रॉस फायरिंग करनी पड़ी थी। अगर आरोपी शायद रिवॉल्वर छीनकर गोलियां ना दागता तो ऐसी नौबत ही ना आती, और यही वो कारण है जिस वजह से इस तरीके की स्थिति बनी है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच ये भी कहा गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि वही विपक्ष है जो आरोपी की फांसी की मांग कर रहा था। यानी कि सरकार का कहना है कि विपक्ष पहले ये सवाल उठा रहा था कि हम कार्रवाई नहीं कर रहे और जो है जल्द से जल्द आरोपी को जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल रही है, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब जब एनकाउंटर हो गया है, हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि उसने पिस्टल छीनी और पुलिस वाले पर हमला किया। स्कॉच करके जब उसे ले जाया जा रहा था, उस वक्त जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है, उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा अगर हम देखें वाकया हुआ है, तो ये वही विपक्ष है जो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष को सिर्फ मुद्दा चाहिए, पहले मुद्दा ये कि कार्रवाई नहीं हो रहा, अब मुद्दा ये कि कार्रवाई इस तरह से क्यों हुई है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अब इसी के साथ देखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और हम बात अब करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के नाम और साथ ही साथ पूरे विश्व भर के लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। मानवता की सफलता को लेकर के उन्होंने कहा है कि मानवता की सफलता सिर्फ
इस चीज को लेकर है कि आप युद्ध भूमि का रास्ता न ढूंढे, लेकिन आप सामूहिक तौर पर शक्ति में शामिल हो। ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद और साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में संघर्ष के नए क्षेत्रों का मुद्दा उठाया। तो फिलहाल देखिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में खबर को जगह दी गई है। और साथ ही देखिए, इसकी हेडलाइन ही है कि मानवता की सफलता युद्ध भूमि में नहीं लेकिन सामूहिक शक्ति में है। तो पीएम मोदी ने ये उस दौरान कहा जब वो संयुक्त राष्ट्र में समिट फॉर फ्यूचर में पीएम शामिल हुए थे, यहाँ संबोधित कर रहे थे। दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री की ओर से इस बात का जिक्र भी किया गया कि जिस तरीके से हम अगर क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे हैं, तो हम सभी देशों को एक साथ इस ओर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि युद्ध के रास्ते कभी किसी भी स्थिति में हम ना तलाशे, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि कैसे हम सभी देश एक साथ आकर के महाशक्ति बन सकते हैं, साथ ही लोगों के विकास के लिए काम कर सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हुए अपने अपने देशों को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक प्रशस्त मार्ग को उसके लिए चुनना होगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ तभी ये पॉसिबल हो पाएगा जब सभी देश एक साथ चलने की कोशिश करें, ना कि एक मुख्य विचारधारा के तहत में ये वो प्रयास करें कि कैसे विस्तारवाद किया जा सके, जैसे कि चीन की सोच है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल खानी चाहिए सबकी सोच। संयुक्त राष्ट्र के समिट फॉर फ्यूचर में इजरायल हमास युद्ध और यूक्रेन संकट समेत दुनिया भर में संघर्षों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं है। दुनिया में शांति और विकास के लिए वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी हो जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड पहुंचे थे, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। 4 देशों का समूह अमेरिका दौरे पर गए थे। उसके बाद यूएन में जाकर भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी भी तरह से युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं। इससे पहले हमने क्वाड में भी देखा था, जब प्रधानमंत्री वहाँ पर भी बातचीत कर रहे थे, वहाँ पर भी जब संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि अब भारत की स्थिति इस तरह की है वैश्विक स्तर पर। अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि जब भारत कोई बात रखता है, जब वो कोई बात कहता है तो दुनिया उसे सुनती है। भारत ने इस मसले को बहुत गंभीरता से उठाया कि यूक्रेन और रशिया के बीच अब शांति स्थापना होनी चाहिए। युद्ध को बहुत वक्त बीत चुका है, युद्ध से किसी का भी भला कभी नहीं हुआ है। उल्टा अगर कहीं पर युद्ध की स्थिति है तो उसका असर आप देखेंगे आसपास के क्षेत्रों पर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ता है। चाहे हम इकॉनमी का जिक्र कर लें या हम अशांति की बात कर ले, हम माहौल ख़राब होने की बात कर ले, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उनका समाधान तभी मुमकिन है अगर शांति स्थापित रहे। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हमने इनिशिएट किया, हमने यूक्रेन से बात की, हमने रशिया से बात की और उसका कहीं ना कहीं अब वो सोल्यूशन जो है अब वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात जम्मू कश्मीर की कर लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जो है वो खत्म हो गया है। द हिंदू में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। जेल में बंद युवाओं को रिहा करने की क्षेत्रीय पार्टियों की प्रतिज्ञा से लेकर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे की बहाली के लिए जो है तमाम चीजें जो है हमने देखी हैं। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जे की बहाली के लिए बीजेपी के विरोध तक केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का दूसरा चरण सोमवार को समाप्त हो जाएगा। और ऐसे में जिस तरह सोमवार को ही समाप्त हो गया था, यानी कि अब बुधवार को होने वाले मतदान में 25.78 लाख से अधिक मतदाता, 13.12 लाख पुरुष है इसमें और वही 12.65 लाख महिलाएं भी हैं और 53 तीसरे लिंग के भी लोग इसमें बताए जा रहे हैं। तो कश्मीरी घाटी के गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम जिलों और जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ में 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। यानी कि देखिए 25 सितंबर को दूसरी चरण का चुनाव घाटी में होना है और इसके बाद से 1 अक्टूबर को आखिरी और तीसरा चरण घाटी में मतदान केंद्रों तक मतदाता अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन अब इसमें हर कोई बस यही उम्मीद लगाए बैठा है कि जिस तरीके से घाटी में अब तक जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं का रुख कैसे मोड़ा जा सके और कैसे घाटी में विकास भारी मात्रा में करवाया जा सके। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को लेकर के अब यही कोशिशें की जा रही हैं कि इन चरणों के तहत जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उन चुनाव प्रचार के दौरान भी ये लोगों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी पार्टी उनकी बेहतरी के लिए काम कर पाएगी। देखिए, कैंपेनिंग एंड्स फॉर सेकंड फेज ऑफ असेंबली पोल्स इन JNK।
दूसरे चरण का मतदान माफ कीजिएगा, दूसरे चरण का मतदान होना है और इसी के लिए जो कैंपेनिंग थी, जो चुनाव प्रचार था, वो समाप्त हो गया है। कल शाम 5 बजे तक का वक्त है और अब कल देखना होगा 26 सीटों पर कल जब पोलिंग होगी तो क्या कुछ होगा। 25 लाख से ज्यादा वोटर्स है जो कि कहीं ना कहीं किस्मत का फैसला करेंगे। 239 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, इनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। और इस बीच देखिए तमाम वो मसले हैं, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर हमेशा से बात होती रही है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा मसला है जिसे अगर हम कहें धारा 370 के बाद कहीं ना कहीं हटने के बाद वो टूरिज्म में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुख्य धारा से जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम किया गया है, लेकिन अब चूंकि अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग मैनिफेस्टो रखे हैं और जनता के बीच जाया जा रहा है अपने विजन को लेकर, तो जनता को जिस तरह से बताया गया, अब जनता को किसका विजन पसंद आता है, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाना पसंद करते हैं, पीडीपी को पसंद करते हैं, पैंथर्स पार्टी को पसंद करते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के नाम है, या फिर इसके अलावा अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, या फिर इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जनता उनके साथ जाती है। क्योंकि बीजेपी ने जो एक बड़ा काम किया है वो है धारा 370 को रद्द करने का, 35 आर्टिकल को खत्म करने का, और अभी भी इस बात पर वो अडिग हैं। और एक बड़ी बात और जिसका जिक्र लगातार जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है वो ये कि जब तक पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद खत्म नहीं होता है तब तक बातचीत जो है पड़ोसी मुल्क के साथ नहीं होगी। तो ये देखना काफ़ी अहम होगा सुरभि की किस तरह से कौन से मुद्दे हैं जो जनता को पसंद आते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो एनसी और कांग्रेस जो हैं उन्होंने ये तो साफ नहीं किया कि उनका स्टैंड क्या है धारा 370 पर, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेकर भी बीजेपी जरूर मुझे लगता है वो लगातार प्रमोट कर रही है कि वो 370 धारा हटने के पक्ष में नहीं, और हो सकता है वो फिर से उसे लागू कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए यही जो सोच है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के अगर आप मन को टटोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो कश्मीर घाटी में हमने अक्सर ये देखा है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की विचारधारा से प्रॉब्लम है, बीजेपी की विचारधारा से दिक्कत है। यानी कि जिस तरीके से हिंदूवादी जो सोच बीजेपी की हमेशा से रही है उसको लेकर के कश्मीर में अभी भी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज जरूर चल रहे थे, क्योंकि हमने कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट होते हुए देखे जिसमें कि लोगों का ये कहना है कि देखिए आप विकास की बात कीजिए, आप विकास के लिए काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए, लेकिन अगर आपकी ये मानसिकता है, ये सोच है, क्योंकि आपको ये बात जरूर ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर की अगर जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, और इसी वजह से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने अब तक विपक्षी दलों की ओर से भी देखा है, जब भी चुनाव प्रचार के दौरान भी इन बातों का जिक्र किया गया कि बीजेपी तो पूरे देश में इस बीच हिंदूवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसी विचारधारा को मुख्य तौर पर वो फॉलो भी करती है। तो अगर घाटी में बीजेपी की सरकार आती है तो फिर ये उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत की बात होगी जो कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, और इसी के तहत में इसका थोड़ा सा प्रभाव हम चुनाव में भी देख सकते हैं। लेकिन एक और जहां बीजेपी बार बार ये दावे कर रही है कि विपक्षी दल जो कि 370 और 35 की वापसी करवाना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जड़ से खत्म ना होने पाए आतंकवाद, लेकिन इसी पर चोट करने की कोशिश हमारी है और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम लगातार प्रयासरत है। अगर आप पीओके को देखते हैं तो जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां इस तरीके का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो प्रयास हुए हैं ये 2014 के बाद ही हुए हैं जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी। तो अगर घाटी में भी बीजेपी की सरकार आती है तो पूर्णतः यह प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से कश्मीर को विकास के राह पर और आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, और मुझे लगता है रिसेंट में जैसे कि मैंने भी एक बार अभी बीच में कश्मीर का दौरा किया था तो वहां पर मैंने देखा कि लोगों में ना कहीं उस चीज को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि 370 जब हटी है और कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हर इंसान को सबसे पहले ये लगता है कि उसके पास रोजगार होना चाहिए, उसके पास रोजी रोटी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मैटर को अगर हम देखें तो वो पॉजिटिविटी जो है देखने को मिल रही है कि हाँ टूरिज्म में बढ़ोतरी हो रही है और वाकई में कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो है वो एम्पावरमेंट कहे हम या फिर यूँ कहे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। हालांकि देखना होगा कि जनता का क्या फैसला होता है, क्योंकि मुद्दे तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं और ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसका जिक्र अभी आपने किया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं और किस तरह से गति दी जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देखिए निजी क्षेत्र जो है वो गति देने का काम कर रहे हैं। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका जो है लगातार बढ़ रही है और ये देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रही है। यहाँ श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल में सैनिक समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे और एक अहम बात उन्होंने
ये भी की देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इकॉनमी को लेकर जब उन्होंने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अगर देखें तो पब्लिक प्राइवेट जो ड्यू है ये कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति देने का काम कर रहा है। निजी क्षेत्र की भूमिका भी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम हर तरफ देखें तो इकॉनमी किस तरह से देश की बढ़ रही है, इस पर केंद्र सरकार का जोर है। इसे ना सिर्फ इसे गति देने का काम किया जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं जनता को बताने की भी कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे देश की प्रगति हो रही है। और देश जो है देखे तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बन गया। और धीरे धीरे 2047 का जो लक्ष्य रखा गया विकसित भारत का, उस दिशा में लगातार जो है वो काम हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है निजी क्षेत्र, ये राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया। तो रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सैनिक स्कूल भी अब पीपीपी मॉडल के तहत में स्थापित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है इस दौरान कि देशभक्ति का पाठ पढ़ा सकते हैं सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी इस बात की जानकारी भी दी लोगों को कि सैनिक स्कूल छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि अपने छात्रों में अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे मूल्यों का संचार करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इन मूल्यों के कारण ही छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और स्वाभाविक रूप से उन्हें देश को आगे ले जाने में प्रेरणा मिलती है। यानी आप इससे ये समझिए कि जब राजनाथ सिंह ने इतनी बड़ी बात कही और सैनिक स्कूलों को खासतौर पर बढ़ावा देने का जिक्र किया, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जब आप सैनिक स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला करवाते हैं तो ऐसे में सबसे पहले जो इस ओर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से बच्चों में एक डिसिप्लिन को मेंटेन करवाया जा सके। यहाँ तक कि सिर्फ डिसिप्लिन ही नहीं, लेकिन ये भी कि देश के प्रति जो भावना होती है, आप जब बच्चों को उसी एज में यानी कि बेहद कम उम्र में अगर आप ये ज्ञान देना शुरू कर देते कि देश के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे आप देश के विकास में अपना भी योगदान दे सकते हैं और किस तरीके से, क्योंकि आप सैनिक स्कूल में हैं तो कैसे सेना के जो टुकड़ियां हमारी होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बॉर्डर्स पर किस तरीके से तैनात रहती हैं। और 3 क्योंकि हमारी सेनाएं हैं, चाहे हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें या इंडियन नेवी की बात करें, तो वो भी इसमें कैसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और देश की रक्षा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो हर एंगल से यहाँ सैनिक स्कूल में बच्चों को उस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है ताकि जब तक वो स्कूल अपना पूरा कर लेते हैं, यानी कि 12th तक यहाँ पर जब उनकी पढ़ाई हो जाती है, तो उस दौरान बच्चे की मानसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा विकास होता है और साथ ही वो बच्चा अपने आप में भी डिसीजन लेने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाता है कि आगे उन्हें क्या करना है। और अगर देश के हित में वो सोच रहे हैं, उन्हें देश के लिए कुछ काम करना है, तो वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या कुछ वो आगे कर सकते हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह की ओर से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि देश भर में और ज्यादा सैनिक स्कूलों को बढ़ाया जा सके, यानी कि जो उनके ब्रांचेस है वो भी और ज्यादा बढ़ाया जा सके। खासतौर पे हमने ये देखा है कि अब तक जैसे केंद्रीय विद्यालय रहे, इसी तरीके से सैनिक स्कूलों को भी ग्रोथ दी जा रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी दौरान ये भी बताया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, करीब हर क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि विकास और आर्थिक तौर पर दोनों ओर से भारत मजबूत हो जा रहा है। और मोनिका, हमने ये भी देखा है कि कैसे अब तक जब भारत की हम बात करते हैं तो एक और प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं, गृह मंत्री भी यही बात कहते हैं और अब राजनाथ सिंह भी यही कह रहे हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो हमारे भारत की, या चाहे हम किसी भी क्षेत्र को लेकर के हम व्यापार जगत की बात क्यों ना कर ले, तो हर ओर ध्यान दिया जा रहा है और काम भी हो रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से कहा कि देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है, निजी क्षेत्रों की बात करें, वो भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की इकॉनमी में। क्योंकि अगर हम देखें, ये तो निजी, माफ़ कीजिएगा, ये सैनिक स्कूल का यहाँ पे जिक्र हो रहा था, जिसके 2 एस्पेक्ट आपने इस खबर के देखे। पहला तो ये कि कहीं ना कहीं बच्चों में डिसिप्लिन हो और देशभक्ति की भावना हो, इसके साथ साथ जिस तरह से सैनिक स्कूल की संख्या बढ़नी चाहिए, तमाम बातों का जिक्र। उसके अलावा जिस तरह से इकॉनमी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का रहा है। इससे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये रहा है कि स्टार्टअप्स होने चाहिए अलग अलग, ताकि कहीं ना कहीं आप अपने अपने तरह से इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूट करें। और एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जिस तरह से सैनिक स्कूल का देखने को मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल का मिल रहा है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा खासा जोर दिया है। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से इस बात को उठा रहे हैं एक मंच से, वो भी आपने देखा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार अपना संभाल लिया है, लेकिन केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली रखी है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है फ्रंट पेज पे। तो बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने सोमवार को दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, लेकिन अपने पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल के लिए राज्य सचिवालय में अपने कार्यालय में एक कुर्सी खाली छोड़ दी, जिनके बाहर निकलने की तुलना उन्होंने भगवान राम के अयोध्या से वनवास से की है।
इस बात को रेखांकित भी किया उन्होंने कि वो फरवरी 2025 में शहर के विधानसभा चुनाव के बाद से चेंबर में अपने सही स्थान पर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में वही दर्द है जो भारत को हुआ था जब भगवान राम 14 साल के लिए अयोध्या के वनवास चले गए थे। आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से जब अयोध्या का उन्होंने जिक्र किया, भगवान राम का जिक्र किया, एक कुर्सी खाली छोड़ दी, कहीं ना कहीं उस दृश्य को दर्शाने की कोशिश की है कि वो भरत की भूमिका निभा रही हैं और भगवान राम के तहत जो तुलना की गई है अरविंद केजरीवाल की कि उनके लिए ये कुर्सी उन्होंने खाली छोड़ी है। बिल्कुल, और हेडलाइन आप देख सकते हैं, आतिशी टेक्स चार्ज एट दिल्ली सीएम ऑफिस बट कीप्स अ चेयर वैकेंट फॉर केजरीवाल। सो तस्वीर आप देख रहे हैं। और कल जब औपचारिक तौर पर आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था तो हम उस वक्त न्यूज़ बुलेटिन ही पढ़ रहे थे और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी और आतिशी का जो एक्सप्रेशंस थे, उनका जो चेहरा था वो भी हमने देखा कि किस तरह से भावुक नजर आई। वो खुशी भी थी, वो एक समागम था। खुशी थी सीएम बनने की कि ये मौका मिला है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि अगर मैं किसी और पार्टी में होती तो शायद मुझे टिकट भी नहीं मिलता, लेकिन आम आदमी पार्टी में मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। इससे पहले वो दिल्ली मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल रही थी, तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। तो वो चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे ना कि एक तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उसके साथ साथ एक जो जेस्चर उनका रहा कि एक कुर्सी को उन्होंने वैकेंट छोड़ दिया, बगल वाली कुर्सी को, ऑल्टरनेटिव एक कुर्सी जो है वो उसके बगल में रखी सीएम की कुर्सी की और वहाँ बैठ के वो अपना पदभार संभाले, जिसका जिक्र अब किया जा रहा है अयोध्या काल से, रामायण काल से, कि किस तरह से श्री राम के चरण पादुका को रखा था और उसके बाद राज्य चलाया जा रहा था भरत द्वारा। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। और जैसे ही आतिशी का नाम आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रपोज किया था विधानमंडल की जब बैठक हो रही थी, उन्होंने कहा था कि आतिशी अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। तभी आतिशी ने आभार व्यक्त किया था और कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मैं दुखी भी हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वक्त जो है ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि जल्द ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अब जब चुनाव होंगे तो एक बार फिर से दिल्ली की जनता जो है अरविंद केजरीवाल को पद पर बिठाएगी, और यही केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया कि अब जब दिल्ली की जनता ही उन्हें पद पर बिठाएंगी तभी वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से मेरी सहयोगी भी अभी आपको ये बता रही थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी तो खाली छोड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उस भूमिका को उन्होंने समझा है कि ठीक है, ये वक्त इस वक्त ऐसा है कि आप इसे रामायण काल से जोड़ करके देख सकते हैं कि भगवान राम को भी 14 वर्षों का वनवास हुआ था, लेकिन भारत ने उस दौरान अयोध्या को किस तरह संभाला था और लोगों की सेवा की थी। ठीक उसी तरीके से ये आतिशी की ओर से कहा गया है कि वो भी तब तक दिल्ली की गद्दी को संभालेंगे जब तक वनवास काट करके वापस नहीं आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल। और साथ ही इसी वजह से उन्होंने वो कुर्सी भी खाली छोड़ी है। उन्होंने अपनी ओर से वो बड़प्पन दिखाया है और कहा है कि 2025 में जब फरवरी के महीने में विधानसभा होंगे और जनता अगर चुनती है, क्योंकि हमने ये भी देखा था आगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही थी कि हम पूरी तरीके से जनता के हाथ में वो जनमत छोड़ते हैं कि जनता अगर हमारी ईमानदारी पर भरोसा करती है तो वो वोट दे और नहीं तो फिर हमें वोट ना दे। बिल्कुल, और वो कॉन्फिडेंस आप देखिए कि उन्हें पता है कि अगली बार भी सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। बहरहाल ये तो जनता के हाथ में है, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर होने। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर मिर्जापुर से सामने है जो आई थी उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। दरअसल मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जिस दौरान पहुंचे हुए थे, यहां उन्होंने कहा कि जान बख्शने की भीख मांग रहे माफिया। ये अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख और पढ़ पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल सोमवार को मिर्जापुर जब पहुंचे थे तो यहां उन्होंने एक बड़ी बात कही भू माफियाओं को लेकर के। मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान ही ये कहा कि बटे थे इसलिए कटे थे, बटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। विपक्ष पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2017 से पहले माफिया समानांतर सरकार चलाया करते थे जब इनका खलीफा था। साथ ही खलीफा जिस दौरान इनका निकलता था तो जनता भी डर जाती थी और प्रशासन उनको सैल्यूट करने के लिए मजबूर रहता था। यानी कि देखिए, एक और योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान को याद दिलाने की कोशिश की, उस दौर को याद दिलाने की कोशिश की कि किस तरीके से एक समय ऐसा भी होता था जब विपक्ष की सरकार थी तो उस वक्त माफिया राज हुआ करता था।
यानी जनता में कहीं ना कहीं वो भय, वो खौफ का माहौल था कि अगर वो किसी की जमीन को भी कब्जा लेते थे या फिर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते थे, किसी की जान ले लेते थे, डकैती होती थी, लूटपाट होती थी, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाया जाता था। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। देखिए, अलग अलग अखबारों में इस खबर का जिक्र है। फिलहाल हम आपको अमर उजाला दिखा रहे हैं। माफिया गिड़गिड़ा रहे, बस जान बख्श दो, ठेला लगाकर पेट भर लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अपने आक्रामक अंदाज में, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, मिर्जापुर पहुंचे थे सीएम और बोला कि जाति का नंगा खेल खेलने वाली माफिया, अपराधियों, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाला विपक्ष जो है वो विकास में बाधा बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में देखिए, पहले माफिया भी समांतर सरकार चलाते थे, सरकार तो क्या ही चलती थी, उनकी तरफ से कहा गया है। कहीं खनन माफिया तो कहीं वन माफिया और कहीं पशु माफिया, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन पर हाथ डाल सके। और आज की सिचुएशन देखिए, आज माफिया गिड़गिड़ा रहे कि हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस ठेला लगाकर पेट भर लेंगे मगर किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। मिर्जापुर के गांव गोपालपुर में 765 करोड़ की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं और समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, वो माफिया और दुर्दांत दंगाइयों और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे। अब ये लोग विकास में बैरियर बनने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश विकास की नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्हें विकास कैसे अच्छा लग सकता है। उन्होंने कहा कि आज बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। कुल मिलाकर देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है एक बार फिर से बरसते हुए दिखाई दिए हैं और किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा है। और ये उन्होंने साफ करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है कि पहले की जो सरकार थी, पहले की जो सरकारें थी, तब कानून व्यवस्था प्रदेश में एकदम चौपट थी, गुंडों का राज था, माफियाओं का राज था, माफिया जो है वो राज करते थे। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो एकदम बदल चुकी है। आज कानून का राज है। आज जो गुंडे माफिया जो हैं वो डरते हैं, लड़कियां खुद को पहले के मुकाबले महफूज मानती हैं। इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात जो है विपक्ष के गले नहीं उतर रही है और इसीलिए विपक्ष बार बार निशाना साध रहा है। अलग अलग मंचों से जो है विपक्ष की तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां जो हैं की जा रही हैं। और सुबह देखिए, लगातार इस तरह की बयानबाजी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, और उन उपचुनावों के मद्देनजर अगर आप देखेंगे, शायद इसीलिए विपक्ष भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है और सरकार की तरफ से, यानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो बयानबाजी हो ही रही है आक्रामक। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से, जहां एक और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लें, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी इस वक्त है उत्तर प्रदेश में, और यही एक मुख्य कारण भी है जिस वजह से अब 2027 के लिए खासतौर पर अभी से तमाम पार्टियों की ओर से कोशिशें की जा रही है, जोर आजमाइशें की जा रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार हर उस हमले के प्रति लगातार अपनी बयानबाजियां भी दे रहे हैं और साथ ही विपक्षी दलों को घेरने का काम भी कर रहे हैं। और विपक्षी दलों को न केवल वो घेर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को ये भी बता रहे हैं कि आप याद कीजिए कि इन्हीं की सरकार एक वक्त हुआ करती थी जब लगातार कैसे माफियाओं को बढ़ावा मिलता था, माफियाओं के लिए काम ये सरकारें करती थी। यही वो माफिया हैं जो कि सरकारें चुनने का भी और बनाने और बिगाड़ने का भी काम करते थे, लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे, उनके हक छीन लिए जाते थे, उन पर हमले होते थे, लेकिन इन माफियाओं पर कभी एक्शन नहीं होता था। लेकिन आज जब सरकार बदली है और इस सरकार ने हमारे और लगातार ये कोशिशें की हैं कि कैसे यहाँ पर हम ये लोगों को कोशिश कर सकते हैं कि लोग बेहद सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षा महसूस करवाने के लिए बुलडोजर एक्शन भी हमने देखे हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे माफिया है जिनका एनकाउंटर भी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भरोसा दिलाने की कोशिश आम जनता को कर रहे हैं कि आप उस सरकार पर भरोसा कीजिए जिसने माफियाओं का साथ नहीं दिया, आम जनता की सुनी, उनकी समस्याओं को सुना, उनके विकास के लिए काम किया और माफियाओं पर लगाम लगाने के तमाम प्रयास भी किए। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ क्योंकि अपने चिर परिचित अंदाज में जाने जाते हैं, बीजेपी के फायरब्रेंड नेता है, तो उनका अपना ही एक अलग तरीका है बात करने का। और जब स्टेटमेंट देते हैं तो कई दफ़ा वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती, क्योंकि वही उनका स्टाइल भी है। और इसी स्टाइल में वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि देखिए, पहले तो गुंडे माफिया जो है उनकी सरकारें चलती थी और अब गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं बस जान बख्श दो, ठेला लगा लेंगे और उसी से पेट भर लेंगे। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमलों में, बात हम इसराइल की करेंगे। हमलों में 356 लोगों की मौत के बाद इसराइल ने लेबनान में नागरिकों को कहा है कि खतरे से बाहर निकले। द हिंदू के फ्रंट पेज में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है, कई और अखबारों में इस खबर को तरजीह मिली है। लेबनानी सरकार ने कहा कि लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 356 लोग मारे गए हैं और 1200 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं।
ये गाजा युद्ध शुरू होने के बाद में सबसे घातक सीमा पार वृद्धि है। स्वास्थ्य मंत्री फिराज ने कहा कि हजारों परिवार विस्थापित हो गए हैं। इजराइल ने कहा कि उसने 24 घंटों में दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में तकरीबन 1300 हिजबुल्लाह साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें बेरूत में एक लक्षित हमला भी शामिल है। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्रों ने कहा है कि लेबनान की राजधानी में हमले में समूह के तीसरे नंबर के नेता अली कराके को निशाना बनाया गया है। राज्य मीडिया ने पूर्वी लेबनान में नए छापे की सूचना दी है, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल में 5 साइट्स को निशाना बनाया है। तो बिल्कुल देखिए, जैसे मेरे सहयोगी भी आपको इस बारे में जानकारी दे रही थी और हम आपको ये बता दें कि जो तस्वीर आपने देखी है, दरअसल ये उसी हमले के दौरान की तस्वीर ली गई थी और इसे ही हर जगह पर पब्लिश किया गया है। तो इजराइल ने सोमवार को लेबनान पर घातक हमले को अंजाम दिया था और एयर स्ट्राइक में 356 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। हालांकि इस बात को लेकर और ज्यादा जानकारी दे तो ये भी बताया गया कि 1100 से ज्यादा लोगों के घायल होने के समाचार मिले और वहीं मृतकों में 51 बच्चे बताए गए हैं और 69 महिलाएं हैं। इजरायली बम वर्षा जेट्स ने बेरूत सहित 12 शहरों में 1300 टारगेट पर बम बरसाए। इनमें से 800 टारगेट आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के थे। लेबनान के जवाबी हमले की आशंका में इजरायली ने हफ्ते भर के लिए इमरजेंसी की भी घोषणा की। आपको याद होगा कि किस तरीके से इजरायल ने खुले तौर पर यह कहा था कि हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि हम आतंक का सफाया नहीं कर देते। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत आपको भी जरूर याद होगा कि किस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत जिस दौरान हुई थी। ये युद्ध उस वक्त शुरू हुआ था जिस वक्त हमास की ओर से सबसे पहले इजरायल में हमला किया गया था। और ये तस्वीर जरा आप एक बार गौर से देखिए। दैनिक भास्कर में देश विदेश से जुड़ी हुई खास एक कॉलम रेडी किया गया है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीरें ये उसी दौरान के हैं जो हमले किए गए थे। और ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, इन इमारतों को आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ काले धुएं का गुबार उठ रहा है, यहाँ तक कि कई इमारतें यहाँ पर ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे में ये तस्वीरें ही अपने आप में बयां कर रही हैं कि कैसे 356 लोगों की जाने नहीं गई, लेकिन मानवता पे भी हमला हो रहा है, क्योंकि उन मासूम लोगों की जिंदगी को लेकर के आगे कोई नहीं सोच रहा है। क्योंकि हमने ये अक्सर देखा है कि अगर किसी भी दो देशों के बीच में जब भी जंग होती है तो ऐसे में मासूम लोग सबसे ज्यादा इसका शिकार बनते हैं। बिल्कुल, नागरिक बहुत ज्यादा इसका शिकार बने हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 2006 के बाद जो सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ है वो इस दफा हुआ है। इजराइल के तटीय शहर हाइफा में हवाई हमले के सायरन बजने पर लोगों को छिपने के लिए भागते हुए देखा गया है। तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और देखिए, ये जो दिन है सबसे ज़्यादा खून खराबे वाला रहा। हमास के समर्थन में साल भर पहले हिजबुल्लाह की छिड़ी लड़ाई अब उस पर जो है भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ताज़ा कार्रवाई हिजबुल्लाह के हज़ारों रॉकेट्स और मिसाइलों को नष्ट करने के लिए की गई थी। जबकि इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम लेबनान में भीतर तक हमले कर रहे हैं। दिन ब दिन तेज़ होते इजरायली हमलों से लेबनानी नागरिकों को अब युद्ध छिड़ने का भय सताने लगा है। तो देखिए, हमले किसी भी मंशा से किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जाने जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जो आम नागरिक हैं, लेकिन फिर भी वो इन हमलों की, इस युद्ध की भेंट चढ़ रहे हैं। लगातार ये कार्रवाई का असर उन पर भी देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चाइल्ड पॉर्न देखना पॉक्सो के तहत अपराध है। ये कल की बहुत बड़ी खबर थी और हर अखबार में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में भी इसे इंपॉर्टेंस दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चाइल्ड पॉर्न देखना या उसे स्टोर करके रखना भी पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या रखना अपराध के दायरे में नहीं आता है। हाई कोर्ट के इस फैसले को कई एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले इसी साल अप्रैल में इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बच्चे का पॉर्न देखना शायद अपराध ना हो, लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल होना अपराध है। तो बिल्कुल देखिए, जैसा मेरे सहयोगी मोनिका आपको ये जानकारी दे रही थी और ये बता रही थी, तो इससे जुड़ी हुई और थोड़ी सी डिटेल हम आपको दे देते हैं कि जिस तरीके से इस अखबार में फ्रंट पेज पर हर एक बड़े अखबार ने इस खबर को जगह दी है, क्योंकि बेहद ही बड़ी खबर थी और कहीं ना कहीं चिंता का विषय हम इस वजह से भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कई चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत पे बच्चों का भी इस्तेमाल हो रहा था और जो लोग इस
पोर्नोग्राफी को बहुत ज्यादा वो देखना भी पसंद करते थे। तो ऐसे में उन लोगों को भी चेताया गया है कि ये पहले भले ही अपराध के कानून में इसे नहीं रखा जाता था, इसे अधूरा एक कानून माना जाता था, लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला आता है और इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला में ये बताया है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो कंटेंट यानी चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करना, देखना, किसी को भेजना और उसे रखना भी बाल और यौन अपराध संरक्षण यानी पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह कहा है कि अगर किसी को ऐसी सामग्री अनजाने में भी मिल रही है और वो इसे डिलीट नहीं करता तो भी पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत में इसे भी अपराध की श्रेणी में आंका जाएगा। यानी कि अगर आपको गलती से किसी ने भेज भी दिया और आपके वो फोन से डिलीट नहीं होता है और अगर इस बात की जानकारी पुलिस को, आईटी सेक्टर को मिल जाती है तो फिर ऐसे में आप पर कार्रवाई आगे होगी और पॉक्सो एक्ट के तहत ही धाराएं निश्चित की जाएंगी। यहां तक कि यह भी बताया गया है कि भले उस व्यक्ति ने वीडियो किसी को फॉरवर्ड न किया हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में यह एक बेहद अहम फैसला माना जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि जिस तरीके से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी लोगों को जहां चिताया भी था और ये कहा था कि न ऐसे वीडियोस में बच्चों का इस्तेमाल करें, और दूसरी ओर ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बार बार लोगों को चिता रहा है। ये कह रहा है कि आप चाहे उसे फॉरवर्ड करें ना करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके फोन में इस प्रकार के वीडियोस होने भी नहीं चाहिए, नहीं तो पॉक्सो एक्ट के तहत आपको भी जेल हो सकती है। तो देखिए, हर अखबार में ये खबर जो है छपी हुई है, बहुत सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर इसको तरजीह दी गई है। चाइल्ड पॉर्न देखना, स्टोर करना दोनों क्राइम है। मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था, काफ़ी बड़ा फैसला था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और जाहिर तौर पर ये बड़ी कोशिश इसलिए है ताकि पूरी तरह से इस पर विराम लग सके, ना कोई इसे देख पाए, ना इसे कोई स्टोर कर पाए, ना इसे शेयर कर पाए, ना इसे डाउनलोड कर पाए और ना ही ये निर्मित हो, ना ही ये बनाई जाए। ये कोशिश जो है, बड़ी कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि काफ़ी अगर हम कहें इसकी तारीफ करने योग्य है। संसद को भी सुझाव मिला है शब्द को बदलकर बच्चों के साथ यौन शोषण और अश्लील सामग्री करना चाहिए। बच्चों का यौन शोषण ऐसा मुद्दा है जो व्यापक भी है और गहरी जड़ें जमा चुका है। ये भारत में गंभीर चिंता का विषय है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अदालतों से कहा है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल भी ना करें। देखिए, एक बार ये भी बता देते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अपने डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने टिप्पणी 28 साल के एक शख्स के खिलाफ चल रहे केस पर सुनवाई के दौरान की थी। आरोपी पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था। तो उस वक्त हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं छूट दे दी थी। उस व्यक्ति को, उसका खिलाफ जो केस था वो रद्द कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा उस वक्त जो हाई कोर्ट ने कहा था उस फैसले को पलटने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप इसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इससे रिलेट नहीं कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अहम कदम है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर बहुत गहनता से विचार विमर्श होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल, अब अगली बड़ी खबर हम आपको बता देते तिरुपति से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको याद होगा कि किस तरीके से तिरुपति में चर्बी युक्त घी को लेकर के एक खबर सामने आई थी, जहां आपूर्तिकर्ता का लाइसेंस अब रद्द किया जा सकता है। यह खबर दैनिक जागरण के साथ साथ अलग अलग अखबारों में जगह दी गई है इस खबर को। और देखिए, बेहद ही बड़ी खबर रही थी क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ करने का मामला इसे बताया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के एक दावे से बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दावा किया कि पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के टीडीपी ने कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट भी दिखाई और ये दावा किया गया कि पशु चर्बी का इस्तेमाल उस घी को बनाने में किया गया था और इसी से वो लड्डू तैयार हो रहे थे जो कि प्रसाद के लड्डू थे। तो देखिए,
काफ़ी ज़्यादा जगह इस खबर को दी गई है और यूँ कहूँ कि अगर तकरीबन हर बड़े अखबार में दी गई तो कहना गलत नहीं होगा। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पशु की चर्बी मिला घी सप्लाई करने वाली कंपनी AR डेयरी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपनी को मिलावट की शिकायत पर लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TDT द्वारा भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर FSSAI ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ बाजार में बेचने के लिए FSSAI का लाइसेंस जरूरी है ताकि उसकी गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में लड्डू बनाने के लिए 4 कंपनियों द्वारा घी सप्लाई किया जाता था। इनमें से सिर्फ एक कंपनी AR डेयरी के नमूने फेल हुए हैं और बाकी कंपनी के 4 जो नमूने लिए गए थे वो नमूने ठीक है। इन नमूनों में जानवरों की चर्बी के मिलावट के प्रमाण पाए गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं अदालत ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। और अब देखिए किस तरह से विवाद इस मामले पर गहराया हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि तमाम जो साधु संत हैं वो भी इस मामले पर काफ़ी गुस्सा नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं, राजनीति तो इस पर हो ही रही है, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह जो है बैन भी हो गया है कि बाहर का प्रसाद नहीं आएगा, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए जाएंगे। अलग अलग तरह के स्टेप जो हैं वो भी अगर हम देखें संत समाज की तरफ से लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले तो जब यहाँ चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी तो सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया था कि पिछली सरकार में ही, क्योंकि उन पर शक था और इसी वजह से ये कहा गया था कि सबसे पहले सैंपल्स कलेक्ट किए जाए और सैंपल्स जब कलेक्ट कर लिए गए तो उसी दौरान में यानी कि उसी वक्त ये आदेश जारी कर दिया गया, फरमान दे दिया गया था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो घी अब तक लाया जा रहा था, जहां से लाया जा रहा था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसे तब तक रोक दिया जाए जब तक रिपोर्ट ना सामने आ जाए। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आए हैं, इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी सरकार को घेरा और ये कहा था कि उन्हीं के सरकार के दौरान में इस तरीके के कृत्य सामने आए थे कि कैसे लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई और लोग जो प्रसाद भगवान को चढ़ा रहे थे, उस भगवान के पास आप खुद ये सोचिए कि किस तरीके का प्रसाद पहुंच रहा था, जो घी मिलावट के साथ में तैयार किया जा रहा था। ऐसे में ये एक सबसे बड़ा जो सनसनीखेज खुलासा हुआ था इस मामले को लेकर के, ये खबर सामने आई थी कि इसमें पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है उस मिलावटी घी को तैयार करने के लिए। और इसके बाद से राजनीति इस पर जोरों शोरों से हुई और अभी भी चल रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग एक आस्था के साथ मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते, फिर वो प्रसाद आपस के लोगों में भी वितरित करते हैं, लेकिन उस विचारधारा को भी समझने की बहुत जरूरत होती है कि जब हम एक आस्था के साथ भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जब उसी आस्था पे ऐसे चोट की जाए तो ये किस स्तर की राजनीति है। निश्चित तौर पर। और इस बीच ये भी जानकारी साझा कर ले कि विश्व हिंदू परिषद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट के मामले में स्वतः संज्ञान ले ले और दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करें, जांच जो है वो शुरू की जाए, क्योंकि मामला जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म जो कि मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में, और कहीं ना कहीं खैर आस्था किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़ी हो, लेकिन अगर उस पर चोट पहुंचती है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। MBA मतदान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला करेगी, रमेश चेन्नीथला की तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आपको बता रहे, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने सोमवार को कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा आगामी विधानसभा चुनाव के बाद होगी। नागपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए चेन्नीथला, जो कि महाराष्ट्र के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हम विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अभी हमारा एकमात्र लक्ष्य है सरकार बनाना और भ्रष्ट भाजपा शासन को हटाना। इससे पहले दिन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भी कहा था कि चुनाव से पहले MBA को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई तत्काल चिंता का विषय है। जब जनता पार्टी बनी तो किसी ने नहीं सोचा था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। आज हम लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उन्हें एक ऐसा विकल्प दे सकते हैं जो उनके कल्याण के लिए काम करेगा। तो देखिए महाराष्ट्र में चुनाव होने, उसकी सरगर्मियां शुरू हो चुके हैं, किस तरह से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। और इस बीच MBA ने ये साफ कर दिया है, महाविकास अघाड़ी ने साफ कर दिया है
कि एक बार जब चुनाव हो जाएंगे महाराष्ट्र में, उसके बाद जाकर वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की दरकार नहीं है। शरद पवार ने भी इसी से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम जनता को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम उन्हें ऐसा विकल्प देंगे जो उनके कल्याण के लिए, उनके हित में काम करेगा। इस बीच देखिए, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा जो मुख्य मकसद है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ से हटाना। फिलहाल उसी दिशा में हम चुनाव लड़ेंगे, यही हमारी रणनीति है। तो देखिए, हेडलाइन आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। MVA टू डिसाइड महाराष्ट्र सीएम फेस आफ्टर पोल। तो देखिए, महाविकास आघाड़ी दल की ओर से अब ये डिसीजन लेना है और कि सीएम फेस आखिर वो किसको चुनते हैं, क्योंकि हमने महाराष्ट्र के राजनीति को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऐसे कई दावेदार हैं जो कि खुद को भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं और साथ ही अपनी पार्टी से भी कई बार अपनी इच्छा को व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन अब इन तमाम पार्टियों की ओर से किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, किसे वो जिम्मेदारी दी जाने की कोशिश की जाएगी, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जनता के सामने किस पार्टी की ओर से किसे लाया जाएगा और क्या जनता उन पर विश्वास करती है या नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्योंकि लगातार जो ये कोशिशें की जाती है महाविकास आघाड़ी दल की ओर से भी कि एक बार फिर से सत्ता उनके पास जा सके, इस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार है, बीजेपी के साथ में गठबंधन है और ऐसे में शिवसेना की जो लड़ाई छिड़ी थी, आपको याद होगा कि किस तरीके से शिवसेना भी दो धड़ों में बंट गई थी। एक एकनाथ शिंदे का गुट था और उसके बाद से दूसरा गुट आपको याद होगा उद्धव ठाकरे का। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो लड़ाई भी हमने देखी कि एक चिन्ह को लेकर भी लड़ाई छिड़ी। उसके बाद से ये भी हमने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी लड़ाई छिड़ी, यहाँ तक कि भरोसे की बात भी जिक्र किया गया था और ये कहा गया था, एकनाथ शिंदे ने जब ये कहा कि देखिए हमने शिवसेना के लिए काम किया है, हम उस विचारधारा को प्रमुख स्तर पर महाराष्ट्र में लाना चाहते हैं। बाल साहब ठाकरे का जो कार्यकाल रहा था, हमें उस दौरान भी याद है कि बाल साहब ठाकरे ने किस तरीके से लोगों के लिए काम किया था। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ये बात कहते हुए और अपनी बातें रखते हुए सामने नजर आए थे कि वो उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें ज्यादा बेहतर पता है और जिस तरीके से उन्होंने बेहद करीबी से महसूस किया था उस कार्यकाल का जिक्र एकनाथ शिंदे करते हैं। फिर कहीं ना कहीं इस वक्त जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कई ऐसे दल हैं जो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता उन पर भरोसा करे और महाराष्ट्र का विकास और महाराष्ट्र की स्थिति अगर अच्छी हो सकती है, बेहतरी के लिए कोई कार्य कर सकता है तो सभी दल अपने अपने आप को उसी तरीके से लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। महाविकास आघाड़ी दल भी इसी प्रयास में अब आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। शेयर बाजार की बैंक ऑटो में खरीदारी से 85,000 के करीब है सेंसेक्स। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत के बाद शेयर मार्केट ने फिर नया इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स अब नए ऑल टाइम हाई 84,843.72 पर पहुंच गया है। निफ्टी ने भी 25,903 पर पहुंचकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। शेयर मार्केट की उड़ान आज भी जारी है। पहली बार बीएसई का सेंसेक्स 106 अंक के ऊपर 64,651 पर खुला तो एनएसई का निफ्टी 50 भी इतिहास रचने में कामयाब रहा। निफ्टी 81 अंकों की बढ़त के साथ 25,872 पर खुला। सेंसेक्स निफ्टी की हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की जो शुरुआत है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है और बीते शुक्रवार को सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 84,000 पर, निफ्टी जो है 25,000 कुछ के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था। ये कल का अपडेट था और अब देखिए बाजार खुलने का भी वक्त होने वाला है और देखना होगा कि फिलहाल क्या कुछ रहता है। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर से ग्रीन सिग्नल के साथ यानी ग्रीन अंक के साथ में इसकी शुरुआत हो। हालांकि ये जानकारी हम आपको दे दें कि 3 सत्रों में अब तक 8.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है पूंजीकरण और इसको लेकर के 15,181 करोड़ की खरीदारी के FID ने सोमवार को इस बात की जानकारी साझा की थी और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बैंक ऑटो में खरीदारी से अब 85,000 के करीब सेंसेक्स पहुंच चुका है, यानी कि ये अच्छी खबर है और भारत के लिए खासतौर पर इंट्राडे में 436 अंक बढ़कर के ये 84,980 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद से बीएसई सूचकांक निफ्टी 25,900 के पार भी पहुंच गया था। और इससे जुड़ी हुई जानकारी यानी कि मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे का बुलेटिन आप जरूर देखिएगा। उसमें हम खासतौर पर मार्केट पर भी फोकस करते हैं और मार्केट को लेकर के अपडेट आपको मिलेगा क्योंकि 9 बजे से शेयर मार्केट की शुरुआत हो जाती है और उम्मीद यही की जाती है हर बार कि हरे अंकों के साथ में मार्केट खुले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लापता लेडीज के ऑस्कर में एंट्री हो गई है। अमर उजाला के फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है। किरण राव निर्देशित फिल्म लापता लेडीज ने भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया है। इस फिल्म को 2025 के ऑस्कर में एंट्री मिली है।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से अब तक लापता लेडीज ने भारतीय सिनेमा को गौरवान्वित किया है, इस फिल्म को 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ। इस श्रेणी में शामिल होने की दौड़ में तमिल फिल्म महाराजा, तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD और हनुमान के साथ ही हिंदी फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर और आर्टिकल 370 भी शामिल की गई थी। यानी कि ऐसे अलग अलग फिल्में जो कि भारत में ही बनी है, तो ऐसे में भारत के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाला पल है। और कहीं ना कहीं देखिए ऑस्कर को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि जब हम ऑस्कर्स का जिक्र करते हैं तो जब भारत की फिल्में ऑस्कर तक पहुंचती है और उन्हें किसी प्रकार का कोई पुरस्कार मिलता है तो बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। देखिए, लापता लेडीज की ऑस्कर में एंट्री है और ये काफ़ी बड़ी खबर है भारत के लिए, और ख़ास तौर से अगर हम देखें किरण राव के लिए, क्योंकि किरण राव की फिल्म है ये, सामाजिक और संवेदनशील मुद्दे पर बनाई गई है और भारत की ओर से दावेदारी पेश करेगी। पितृसत्ता पर व्यंग से भरपूर फिल्म को विदेशी फिल्म श्रेणी में चुना गया है। इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दें कि 29 फिल्मों को इसने पछाड़ दिया है, तब जाकर इसको ये बड़ी जगह जो है वो हासिल हुई है। इसके अलावा देखिए, फिल्म अगर आपने देखी होगी तो आप समझ पाएंगे कि घूंघट प्रथा को इस फिल्म में बहुत ही अच्छे अंदाज में उठाया गया है। फिल्म में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग भी है और अगर जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो समझ सकते हैं कि ऑस्कर में अगर इसे एंट्री मिली है तो काफ़ी कुछ उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि घूंघट प्रथा जो है भारत में एक ऐसी प्रथा है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है और अभी भी कुछ इलाकों में इसे बहुत अच्छे से, या फिर यूँ कहें कि कंपलसरी तरीके से इसे माना जाता है और जो नई नवीली दुल्हन होती हैं उन पर इसे लागू किया जाता है। तो इस मसले को किस तरह से उठाए, इससे जुड़ी जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनके बारे में शायद आप सोच नहीं सकते हैं, उन दिक्कतों को बहुत खूबसूरती से इस फिल्म के जरिए उठाया गया। तो हमारी शुभकामनाएं और जाहिर तौर पर उम्मीदें भी बहुत सारी इस फिल्म से। बिल्कुल, अब इसी के साथ देखिए, अब इसी तरीके से आपके लिए अलग अलग अखबारों से जुड़ी हुई अलग और बड़ी खबरें लेकर के सामने आते हैं हर रोज सुबह 8 बजे। लेकिन आज के लिए सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।